Yes, let's start our topic. The last type of borrowed fund, ICD. इसको बोला जाता है ICD, इंटर डिपॉजिट. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो व्हाट डू मीन बाय द इंटर डिपॉजिट है क्या? बेटा, इंटर डिपॉजिट का मतलब होता है जब वन कंपनी गिव द मनी टू अनदर कंपनी, चाहे वो लोन की फॉर्म में दे रही है, चाहे उसको सिक्योरिटी की फॉर्म में दे रही है, चाहे गारंटी की फॉर्म में दे रही है, किसी भी फॉर्म में जब वन कंपनी किसी अनदर कंपनी में पैसा डिपॉजिट करती है या उसको फाइनेंस अवेलेबल करती है, उसी को बोला जाता है इंटर डिपॉजिट. इंटर डिपॉजिट पहले तो नहीं था, क्योंकि जब एक कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो वो कमर्शियल बैंक के पास जाती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगी, डिवेंचर इशू करेगी, पब्लिक डिपॉजिट की फॉर्म में लेती है. उसके पास बहुत सारे सोर्स है फंड रेज करने के, बोरोड फंड के भी. लेकिन बेटा, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट में कंपनी ये कोई भी सोर्स यूज नहीं करती है. इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का मतलब होता है जब एक कंपनी को फंड की शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है तो वन कंपनी आल्सो बोरो द मनी टू अनदर कंपनी to fulfill the short term financial requirement, that is called the intercorporate deposit. जब एक कंपनी को शॉर्ट टाइम के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कंपनी किसी दूसरी कंपनी से फंड क्या कर लेती है, बोरो कर लेती है. उसी को क्या बोला जाता है, इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट. क्लियर सबको? इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट में जैसे मान लो सिक्योरिटी है, एक स्मॉल कंपनी है और उस स्मॉल कंपनी को लॉस हो रहा है तो बड़ी कंपनी उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए, तो स्मॉल कंपनी ने बड़ी कंपनी से सिक्योरिटी या बड़ी कंपनी ने सिक्योरिटी के पर्पज से उस कंपनी में फंड क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया. ठीक है, हो सकता है वो कंपनी सर्वाइव कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, सर्वाइव नहीं करेगी तो वो जो लार्ज कंपनी है वो स्मॉल कंपनी को एक्वायर कर लेगी. पैसा तो उसी ने इन्वेस्ट कर रखा है. कई बार स्मॉल कंपनी को प्रोटेक्शन देने के लिए भी हम उस कंपनी में फंड क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटी के पर्पज से. समटाइम वन कंपनी आल्सो नीड द फाइनेंस, so that companies also take the loan from another company. एक कंपनी कई बार दूसरी कंपनी से लोन भी ले सकती है, उसको भी आईसीडी बोला जाता है. गारंटी लोन, कई बार एक कंपनी है ना, अगर मान लो जैसे एक्स कंपनी है, उसने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या ले लिया, लोन ले लिया, बैंक से ले लिया, कहीं से ले लिया, तो वाई कंपनी है वो गारंटी दे देती है. वो वाई कंपनी जो होती है वो गारंटी लोन देती है किसको, एक्स कंपनी को, कि अगर इसने पैसा वाई कंपनी ने गारंटी दे दी कि अगर एक्स कंपनी ने आपका टाइम पर पैसा पेमेंट नहीं किया तो मैं करूंगा. और बाय द वे ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है कि एक्स कंपनी टाइम पर पैसा पेमेंट नहीं की तो उस केस में वाई कंपनी को गारंटी लोन देना पड़ जाता है. किसको, जो इसको गारंटी दे रखी थी, उस केस में उसको पैसा पेमेंट करना पड़ जाता है. तो कहते हैं वेरियस कंडीशन में आप इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट को यूज कर सकते हो. लेकिन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट में ट्रांजैक्शंस टू फर्म्स के बीच में होती है, टू कंपनी के बीच में होती है. जब एक कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो दूसरी कंपनी किसी बैंक के पास फंड बोरो करने की बजाय, डिवेंचर इशू करने की बजाय किसी अपनी ही कंपनी, साथी कंपनी से फंड उधार ले लेती है. क्या हम लोग देहात में भी तो ऐसा करते हैं? हम लोग अपने देहात में भी तो ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है तो कई बार मैं बैंक से लोन लेने की बजाय अपने किसी रिलेटिव, अपने किसी साथी, अपने किसी दोस्त से भी फंड क्या कर लेती हूँ, बोरो कर लेती हूँ. अगर मान लो ज्यादा क्लोज रिलेटिव है तो उसको इंटरेस्ट नहीं देती, बाकी हम उस बैंक की रेट से उनसे भी इंटरेस्ट ले लेते हैं. बैंक की रेट से हम उससे भी फंड क्या कर लेते हैं, बोरो कर लेते हैं. तो हम ऐसे भी तो करते हैं. सेम कंपनियां भी एक दूसरे से फंड क्या कर लेती है, बोरो कर लेती है. बेटा, उसी को क्या बोला जाता है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट. देखो, इस इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के मीनिंग में किसी बच्चे को कोई डाउट? भाई, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट है क्या? उसके बाद कहता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो है वो 3 टाइप्स का है. 3 मंथ का, ठीक है, 6 मंथ और कॉल डिपॉजिट. भाई 3 मंथ नाम से पता चल रहा है. 3 मंथ का इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जब वन कंपनी किसी अनदर कंपनी से 3 मंथ के लिए फंड बोरो करती है, सिर्फ 3 मंथ के लिए. उसको 3 मंथ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कहा जाता है. और इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होती है, 12%. फिर उसके बाद आता है 6 मंथ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट. कहता है 6 मंथ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जब वन कंपनी किसी अनदर कंपनी से 6 मंथ के लिए फंड बोरो कर लेती है, 6 मंथ के लिए. इसको ज्यादा कंपनी यूज करती है क्योंकि इसका टाइमिंग थोड़ा सा लॉन्ग है, तो उसको 6 मंथ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कहा जाता है. और 6 मंथ की जो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है, 15%. उसके बाद लास्ट आता है आपका कॉल डिपॉजिट. बेटा, कॉल डिपॉजिट वो डिपॉजिट होती है जिसमें 1 डे की नोटिस से ही आपको मनी रिटर्न करना होता है, या तो कॉल पर. यानी कॉल डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जिसमें आप 1 या 2 डेज के लिए मनी क्या करते हो, बोरो करते हो. फिर सोचोगे आप, मैडम ऐसे 1 या 2 डेज के लिए किसको पैसे की जरूरत है? आपको कोई लमसम अमाउंट आज पेमेंट करनी और आपका पैसा 2 दिन बाद आने वाला है, तो आप 1 या 2 दिन के लिए भी एक कंपनी
कंपनी दूसरी कंपनी से फंड क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है। इसमें आप 1 डे का प्राइस नोटिस देकर, जैसे 1 डे का प्रायर नोटिस देकर या अपना फंड क्या कर सकते हैं, उससे रिटर्न सकते हैं, या फिर आप कॉल करके भी बोलोगे कि भाई कल मेरा पैसा आप क्या कर दोगे, रिटर्न कर देना, तो उसको कॉल डिपॉजिट कहा जाता है। ये वेरी लिक्विड होती है क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए यूज किया जाता है, 1 डे या फिर 2 डे मैक्सिमम, अगर कोई हॉलीडे आ जाता है तो 2 दिन लग जाते हैं। इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होती है, 10% होती है। तो जो आपका इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट है वो जनरली हम शॉर्ट टाइम के लिए यूज करते, देखा होगा 6 मंथ मैक्सिमम आप इसको यूज करते हो 6 मंथ के लिए, बाकी 1 डे के लिए कर सकते हो, 3 मंथ 6 मंथ जो भी है उससे कम अप डाउन हो सकता है, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा आप इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट की फॉर्म में मनी ले ही नहीं सकते। उसके बाद आता है सीक्रेसी, भाई इसमें फीचर्स, उसके बाद जैसे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट आता है सीक्रेसी। कहता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट में जब वन कंपनी किसी अनदर कंपनी से फंड बोरो कर लेती है तो दूसरी कंपनी के पास उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चली जाती है, लेकिन वो कंपनी या जो ब्रोकर है जो बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है उस कंपनी को फंड अवेलेबल कराने का किसी टाइप की कोई इंफॉर्मेशन किसी के सामने भी डिस्क्लोज नहीं करता है। क्योंकि जनरली हम लोगों ने देखा है कि अगर हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या पब्लिक डिपॉजिट में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो कंपनियां जनरली हमारी पर्सनल और जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो दूसरों के सामने भी डिस्क्लोज कर सकती है। लेकिन यहाँ पर कहता है वन कंपनी अगर अनदर कंपनी से फंड बोरो कर रही है, बीच में किसी मीडिएटर पर्सन को भी यूज किया उन्होंने, लेकिन वो मीडिएटर हो चाहे वो कंपनी हो, कभी भी हमारी पर्सनल सीक्रेट इंफॉर्मेशन को दूसरों के सामने डिस्क्लोज नहीं करता है, इसलिए यहाँ प्रॉपर सीक्रेसी रहती है। सेकंड, आपने ऊपर वाले से टाइप से पता चल रहा है कि भाई इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट को हम जनरली शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं। शॉर्ट टर्म की फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। एंड द थर्ड जो फीचर है फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक एंड लीगल प्रॉब्लम, कहता है ब्यूरोक्रेटिक यानी गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता, और लीगल प्रॉब्लम्स का मतलब किसी टाइप का कोई लीगल रोल या रूल्स रेगुलेशन या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इस टाइप का इसमें कुछ भी नहीं है। यानी गवर्नमेंट का तो इंटरफेरेंस है ही नहीं, किसी टाइप का कोई एक्ट, कोई आरबीआई के नॉर्म्स, किसी टाइप का कोई रूल्स रेगुलेशन इसमें फॉलो नहीं किया जाता है। फोर्थ फीचर साथ ही है नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म, भाई इसमें आ गया कि भाई जो आईसीडी है वो शॉर्ट टर्म की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। इट मींस लॉन्ग टर्म के फंड के लिए ये वाला सोर्स सुटेबल है ही नहीं। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट को बोरोड फंड में कौन कौन से सोर्स है जो आपकी शॉर्ट टर्म की फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं? एक तो ट्रेड क्रेडिट और एक इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक भी आपकी शॉर्ट टर्म की फंड की रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। उसके बाद आता है इसमें रिस्क क्या रहता है, हाई। कहता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट में रिस्क ज्यादा रहता है क्योंकि जब वन कंपनी किसी अनदर कंपनी से फंड बोरो करती है तो इसमें किसी टाइप की कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, किसी एसेट्स को सिक्योरिटी की फॉर्म में नहीं रखा जाता, और सिक्योरिटी ना होने की वजह से इसमें रिस्क क्या रहता है, ज्यादा रहता है। और जो लास्ट फीचर है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बेटा जब कंपनी आपस में इस तरीके से लेन देन करती है तो डेफिनेटली उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहती है, हाई रहती है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कभी, अगर मान लो मैं देहात में किसी से पैसे, बैंक से पैसे मैंने बोरो नहीं किए और अपने किसी, पहले मनी लेंडर्स का नाम सबने सुन रखा होगा, समझ आ गया। और मनी लेंडर्स जो होते थे, आज भी बहुत सारे लोग होते हैं गांव में जिनके पास अच्छा पैसा होता है, तो जो फार्मर्स होते हैं वो उनके पास पैसा बोरो करने के लिए जाते हैं, पैसा भाई उधार दे दो मेरे को ज़रूरत है। तो आपको जो मनी लेंडर्स होते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है वो 2 रुपये सैकड़ा, सुन रखा हुआ है ना, मैं पहली बार मेरे नाम मुँह से सुन रही हूँ, 2 रुपये सैकड़े के ऊपर वो एक वर्ड होता है जो गांव में यूज किया जाता है कि भाई 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से आप पर क्या लिया जाएगा, इंटरेस्ट लिया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, 100 रुपए के ऊपर 2 रुपए का इंटरेस्ट। वेरी गुड, समझ आ गया। आप सोचो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर 100 रुपए के ऊपर आपको एक महीने में 2 रुपए का ब्याज दिया जा रहा है तो मैं 10,000 रुपए लूंगी तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लोग तो इंटरेस्ट उतारते उतारते ही उनकी पूरी लाइफ चली जाती थी, क्योंकि इंटरेस्ट इतना डबल है। बैंक में ऐसा थोड़ी इंटरेस्ट है, बैंक में तो 100 रुपए का कोई लेन देन नहीं होता, बैंक में ट्रांजेक्शन ही 1000 से स्टार्ट होती है। ठीक है, बैंक की अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है तो 6 का मतलब या 100 रुपए का चक्कर नहीं है, वो 1000 से स्टार्ट होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 100 से नहीं 1000 से ट्रांजेक्शन होती है वहां पर। तो यहाँ पर 2 रुपए सैकड़ा का मतलब कि 100 रुपए पर 2 रुपए का इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाएगा, तो इसका मतलब उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, सेम यही है, अगर वन कंपनी बोरो द मनी टू अनदर कंपनी तो डेफिनेटली वहां की रेट
बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है मैडम जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी ज़्यादा हाई है, किसी टाइप की कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, तो हम क्यों इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट को यूज करते हैं? बेटा अगर कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके पास कमर्शियल बैंकों से आप लोन लेने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि कमर्शियल बैंक तो आपकी कंपनी के बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही क्या करते हैं, फंड बोरो करते हैं, आपको फंड देते हैं उधार, ठीक है, या आपसे सिक्योरिटी मांगते हैं। अगर आपके पास सिक्योरिटी देने के लिए कुछ नहीं है और आपकी कंपनी भी लॉस में चल रही है, तो उस केस में कमर्शियल बैंक भी आपको लोन देने के लिए डिनाई कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या सोर्स बचेगा? आपके पास तो अपनी साथी कंपनी ही बचेगी। अगर साथी कंपनी आपको पैसा देने के लिए एग्री हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, अगर नहीं होगा तो मैं इसकी प्रॉपर्टी या इसी बिजनेस को एक्वायर कर लूंगी, इस रीजन से भी दे देते हैं। भाई एक छोटी कंपनी उसके लॉस पे चल रही है, तो बड़ी कंपनी उसको क्या देती है, सिक्योरिटी देने के लिए उसको कह दिया भाई मैंने आपको इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट दे दी, क्योंकि बड़ी कंपनी को पता है पैसा नहीं भी दे पाएगी तो कोई बात नहीं, इस कंपनी को पूरी मैं एक्वायर कर दूंगी, जो पैसा और बचेगा वो दे दूंगी इसको। तो इस केस में उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, क्योंकि उसके अदर सोर्स सारे बंद हो जाते हैं, तो फिर वो कंपनी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट वाला सोर्स क्या करती है, यूज करती है। सबको समझ आया? तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होने की बजाय भी हम इन सबको यूज करते हैं। तो ये था आपका इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, मीनिंग, उसकी टाइप्स और उसकी फीचर्स। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बोलो, मीनिंग क्लियर हुआ है सबको? टाइप्स इसमें 6 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ के लिए आप मनी बोरो कर सकते हो, उससे कम टाइम के लिए आप ऐसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फीचर्स में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बोलो। जैसे आपने सीक्रेसी वाले पॉइंट में बताया था, वो मीडिएटर या ब्रोकर का मतलब कभी यूज कर लेते हैं, क्यों करते हैं वो डायरेक्ट? नहीं, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो उस कंपनी से मेरा अच्छा टाई अप नहीं है, मैं उस कंपनी को जानती नहीं, मुझे उस कंपनी से फंड बोरो करना है, तो मैं किसी मीडिएटर के थ्रू उस कंपनी से कॉन्टैक्ट करती हूँ, ठीक है। और वो मीडिएटर सभी कंपनियों का जानकार है। जैसे कई बार हमें कहते हैं कि मैम जब हम शादी ब्याह करवाते हैं तो हम मीडिएटर को क्यों लेते हैं बीच में? हम डायरेक्ट भी तो कांटेक्ट कर सकते हैं, यस या नो? भाई हम जब से हमारे रिलेशंस बनते हैं, एक नया रिलेशन बनेगा, तो हम कहीं ना कहीं एक मीडिएटर का रोल प्ले होता है ना। आप अगर आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आए मैडम मीडिएटर की क्या जरूरत है, भाई अगर हमें करना है तो हम डायरेक्ट भी उस बंदे से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो बंदा डायरेक्ट हमारे से कांटेक्ट करेगा, लेकिन फिर भी आज की तारीख में चलता है ना मीडिएटर, होता है सभी रिलेशंस में एक मीडिएटर होता है। वो मीडिएटर क्यों है? क्योंकि वो मीडिएटर दोनों पक्ष को जानता है। और कई बार तो ऐसा होता है, मीडिएटर ऐसे होता है कि एक पक्ष वाले का एक मीडिएटर, दूसरे वाले का दोनों, और वो मीडिएटर दोनों आपस में दोस्त है और वो दोनों पार्टी को मिलवा लेते हैं। सेम ऐसा ही है, मान लो मुझे फंड की जरूरत है और मैं किसी मीडिएटर से कहती हूँ यार किसी कंपनी से मुझे लोन की फैसिलिटी दिलवा दो, क्योंकि मेरे पास को मैं किसी कंपनी जानता, मीडिएटर कहता है यार मेरी कंपनी मैं जानकार हूँ या बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके थ्रू मैं शेयर इशू कर रहा हूँ या किसी भी तरीके से उसका कॉन्टैक्ट है, तो फिर उस केस में हम मीडिएटर को यूज करके वो मीडिएटर दिलवा देता है कि भाई ये कंपनी है, ऐसे ऐसी इसकी सिचुएशन है, तो मीडिएटर की इन्फॉर्मेशन पे फेक करके भी कंपनी क्या दे देती है, उसको फाइनेंस की फैसिलिटी दे देती है। हाँ, अगर मेरा उस कंपनी से डायरेक्ट लिंक है तब तो मैं किसी मीडिएटर की कोई हेल्प भी नहीं लेती हूँ। नहीं होता, जान पहचान नहीं है या दूसरी कंपनी भी डर रही है मेरी वजह से कि पता नहीं कैसी कंपनी है, तो उस केस में मीडिएटर काफी अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दोनों कंपनियों की बॉन्डिंग बना देता है। तो उस केस में हम मीडिएटर की हेल्प लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। और बताओ किसी फीचर में किसी बच्चे को कोई और डाउट? ओके, तो ये आपका आज बोरोड फंड आपका कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ साथ आपका चैप्टर भी वाइंड अप हो गया। ओके, एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कि मैंने आपको जो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में आपके 2 सोर्स है, एक ऑनर फंड और एक आपका बोरोड फंड। ऑनर फंड में आपके इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर, ये 5 मैंने ऑनर फंड में कराए हैं। बोरोड फंड में मैंने ट्रेड क्रेडिट, ठीक है, उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट, उसके बाद डिवेंचर्स, उसके बाद क्या आएगा लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, उसके बाद आपका लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एक आईसीडी, ठीक है, ये आपके बोरोड फंड में है। हमारी बुक में सिर्फ ये जितने भी सोर्स है इन सबका मीनिंग और सिर्फ फीचर्स गिवन है। हालांकि मैंने इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर यहाँ तक तो मैंने आपको सबकी मेरिट्स और डीमेरिट्स भी कराई थी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ना जब भी कोई सोर्स आता है, कोई भी सोर्स पूछा जाए, अगर बच्चे को फीचर्स आती है तो बच्चा मेरिट्स और डीमेरिट्स के हेडिंग खुद से बना सकता है। बच्चा मेरिट्स और डीमेरिट्स के हेडिंग खुद से बना सकता है। कैसे? जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं उनको मेरिट्स में लिखने की कोशिश करे और जो नेगेटिव पॉइंट्स है उनको डीमेरिट्स में। जैसे फॉर एग्जांपल है, मैं आपको डिवेंचर करा रही हूं जैसे, ठीक है, डिवेंचर का मीनिंग करा है और हमने डिवेंचर की क्या लिखी? फीचर्स।
फीचर्स आपकी बुक में आप सारे बच्चों ने लर्न कर रखे हैं। मुझे फीचर से ही मेरिट्स आइडेंटिफाई करनी है, मुझे फीचर से ही डीमेरिट्स आइडेंटिफाई करनी है। समझ आ गया? हालांकि अपनी बार आपकी बुक में दे नहीं रखी, पर फिर भी किसी बच्चे को कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद से लिख सकता है। सबसे पहले डिबेंचर्स है क्या? भाई कुछ नहीं, डिबेंचर एक सर्टिफिकेट होती है which is issued by a company to general public on the behalf of the certificate the company borrow the money from public। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक सर्टिफिकेट होती है जिस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर कंपनी पब्लिक से फंड बोरो करती है, उस सर्टिफिकेट को ही डिबेंचर कहा जाता है। और जो सर्टिफिकेट ये पर्सन्स परचेज करते हैं उन पर्सन्स को डिबेंचर होल्डर्स कहा जाता है। सॉरी, डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, दे आर नॉट द ओनर, उनको वोट देने का राइट ही नहीं होता। इनको फिक्स रेट से कंपनी इंटरेस्ट देती है और इनको इंटरेस्ट पेमेंट करना भी कंपलसरी है। कंपनी इनको सिक्योरिटी भी देती है, इनको वोट देने का राइट नहीं है। ऐसे करके इसकी फीचर्स लिखी हुई है। मुझे क्या बनानी है? उन्हीं फीचर्स में से मुझे इसकी मेरिट्स के पॉइंट बनाने हैं, ठीक है, और डीमेरिट्स के पॉइंट भी बनाने हैं। फीचर्स में से चार्ट के बनाने हैं जो पॉजिटिव है। मेरिट्स में सबसे पहले फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो परमानेंट इनकम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? ये डिबेंचर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी फिक्स रेट से इंटरेस्ट पेमेंट करती है, इसलिए डिबेंचर होल्डर्स को परमानेंट इनकम होती है, ठीक है। और चाहे कंपनी को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, इनको इंटरेस्ट मिलेगा मिलेगा। इट मींस इनकी कंपलसरी पेमेंट है, तो इट मींस इनकी इनकम फिक्स होती है, तो परमानेंट इनकम है। डिबेंचर होल्डर्स को तो फायदा हो रहा है। दूसरा, सिक्योरिटी। डिबेंचर्स हमेशा कंपनी के एसेट्स पर क्या रहते हैं? सिक्योर्ड रहते हैं, इसलिए इनको कभी भी लॉस बियर नहीं करना पड़ता। बाय द वे कंपनी अगर लॉस फेस कर रही है तो भी अपने एसेट्स को बेचकर अपना पूरा पैसा ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा, नो इंटरफेयरिंग मैनेजमेंट, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी गुड। शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर में चला जाएगा पॉइंट, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर होल्डर्स सिर्फ कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, उनको वोट देने का राइट नहीं होता, इसलिए वो कंपनी की किसी भी एक्टिविटी में इंटरफेरेंस नहीं करते। इससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है विदाउट इंटरफेरेंस, यानी जितने जो लोगों का ज्यादा इंटरफेरेंस रहेगा उतना ही मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं रहेगा, तो कंपनी को फायदा इनका इंटरफेरेंस नहीं है। अगर मुझे डीमेरिट्स लिखनी है, ठीक है, तो फिक्स बर्डन, फिक्स बर्डन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डीमेरिट्स है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो, कंपनी हर हाल में इनको क्या करेगी? इंटरेस्ट पेमेंट करेगी ही करेगी, इसलिए कंपनी के ऊपर एक फिक्स बर्डन हो गया इंटरेस्ट पेमेंट करने का। समझ आ गया? दूसरा, नो वोटिंग राइट, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डीमेरिट है? डिबेंचर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डिबेंचर होल्डर्स को वोट देने का राइट नहीं होता, इसलिए वो कंपनी की किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। डिबेंचर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डीमेरिट है। सिक्योरिटी का पॉइंट भी आप डीमेरिट्स में लिख सकते हो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को क्या देती है? सिक्योरिटी देती है, अपनी एसेट्स को सिक्योर रखना पड़ता है, इसलिए कंपनी को ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं एसेट्स का अरेंजमेंट करना पड़ता है उनको सिक्योरिटी देने के लिए, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लॉस भी आप लिख सकते हो। यानी आप सेम पॉइंट को मेरिट्स में भी लिख सकते हो और डीमेरिट्स में भी, लेकिन याद रखना कि जब मेरिट्स का हेडिंग बनाओगे तो ये देखोगे कि भाई कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है या शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर, जो भी टॉपिक कर रहे हैं। मैं डिबेंचर करा रही हूँ, मैं डिबेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। एक ही चीज कंपनी से मेरिट्स बन जाती है और डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाती है? डीमेरिट्स। लेकिन बच्चा खुद से सोच के भी हेडिंग बना सकता है, कोई रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना रट्टा मारोगे ना उतना ही टॉपिक दिमाग से स्लिप होगा और कंफ्यूजन बढ़ेगा। यार क्या दे रखे, सब में सेम से पॉइंट दे दिए। आप लोग सिर्फ फीचर्स याद करो, फीचर्स याद करने के बाद बेटा जो पॉजिटिव पॉइंट्स बनते हैं, चाहे वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव बन रहा है, चाहे वो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव बन रहा है, वो मेरिट्स में लिख दो। जो नेगेटिव पॉइंट है, चाहे किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, वो डीमेरिट्स में लिख दो, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन में चेक करता है टीचर कि बच्चे ने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, कंपनी या शेयर होल्डर जो भी है उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चेक कर सकता है, ठीक है। तो अगर बच्चों को अच्छे से फीचर है तो बच्चा मेरिट डीमेरिट्स खुद से भी बनाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके।